स्वागत है दोस्तों मैथ्स बाय अभिषेक तिवारी सर यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि हम इस प्लेलिस्ट में एसएससी सीएचएसएल में पूछे गए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स के एनालिसिस कर रहे हैं, स्पेशली क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन। तो इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वाले सेक्शन में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, उनका ट्रेंड क्या है, कौन कौन से हॉट स्पॉट टॉपिक्स हैं, और जैसे ही हम सॉल्व कर रहे हैं पैरेलली मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन से फार्मूलाज से इस क्वेश्चन को बनाया जाना है। तो आप उस फार्मूलाज को भी आई होप नोट डाउन करके रख रहे होंगे ताकि एग्ज़ाम से पहले आप उस फार्मूले को रिवाइज कर सकें और जिससे आपका एग्ज़ाम अच्छा जा सके। तो आज हम देखेंगे 9 अगस्त 2021 के शिफ्ट 1 का क्वेश्चन पेपर। ठीक है, आज हम लोग इसकी एनालिसिस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। स्टडी द गिवन ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट ऑफ शुगर इन मिलियन केजी बाय कंट्री ABC ड्यूरिंग 2014 to 19। तो एक्स एक्सिस में दिया गया है टाइमलाइन 2014, 15, 16 से लेकर 19 तक, एंड वाई एक्सिस में दिया गया है क्वांटिटी। तो ये जो डार्क है ये डार्क बता रहा है प्रोडक्शन। 2014 में कंपनी ABC ने कितना मिलियन केजी शुगर का प्रोडक्शन किया, और ये जो लाइट शेड में आपको दिख रहा है फिगर में ये बता रहा है एक्सपोर्ट। यहाँ पे लिखा हुआ है, ये लेजेंड्स दिए गए हैं। क्वेश्चन देखते हैं। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वॉज द इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ शुगर एज कंपेयर टू दैट in its preceding year between 8% and 10%। इसका मतलब ये है कि अगर मैं इस साल की बात करूं तो पिछले साल के मुकाबले कितना परसेंट इंक्रीज हुआ शुगर का प्रोडक्शन, बोला है, एक्सपोर्ट नहीं। तो ध्यान रखना है, हम प्रोडक्शन वाले डेटा को देखेंगे। ऑप्शंस देखते हैं। हम हर साल का नहीं देखने वाले कि 15, 16, 17, 18, 19 सबका इंक्रीज इन प्रोडक्शन निकालें, नहीं। तो देखिए 2015 का हमें देखना है, फिर 17 का देखना है, फिर 18 और 19। तो मैं यहाँ नोट डाउन कर लेता हूँ। 2015 में हमें इंक्रीज इन प्रोडक्शन देखना है, अभी देख लेते हैं। प्रोडक्शन की वैल्यू 2015 में है 320, ठीक, और इससे पहले 2014 में कितनी थी, 280। तो ये हो जाएगा 320 माइनस 280, ठीक है। इतना इंक्रीज हुआ प्रोडक्शन का, ठीक है। लेकिन हमें क्या बोला है, परसेंट में निकालना है। परसेंट 8 से 10% के बीच में ये प्रोडक्शन इंक्रीज होना चाहिए। तो इसे हमें क्या करना पड़ेगा, ओरिजिनल अमाउंट से डिवाइड करना पड़ेगा। मतलब पहले 280 था, अब हो गया 320। तो 280 से 320 जब बढ़ा है तो बेस वैल्यू क्या हो गई, 280। 280 से डिवाइड करूँगा और मल्टीप्लाई कर दूँगा 100 से, तो ये बता देगा परसेंटेज इंक्रीज। तो देखिए 320 माइनस 280 होता है 40, 40/280 टाइम्स 100। अब इसको देखते हैं, ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 टाइम्स 7, तो ये आ रहा है 100/7%। 100/7% अगर है तो इसको हम डेसिमल में बदलेंगे। तो 1 बेसिकली ये 8 से 10% हमको चाहिए था कि इसके बीच में किसका प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ। लेकिन अगर इसको हम देखते हैं तो ये हो जाएगा 100/7 का 7, 3, 14 पॉइंट कुछ वैल्यू हो जाएगी। हम एग्ज़ाम में अपना टाइम नहीं वेस्ट करेंगे क्योंकि हमें 8 से 10% के बीच में किस ईयर में प्रोडक्शन राइज हुआ वो देखना है। तो ये 14 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो इसको तो हम डिस्कार्ड कर देंगे कि हमारा आंसर नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं, 2015 आंसर नहीं है। फिर 2017 देखते हैं। तो 2017 में ये है 400, और उससे पहले 2016 में कितना था, 380, 380। तो इंक्रीज़ कितने का हुआ, देखिए 380 से 400 हुआ, तो 20 का इंक्रीज़ हुआ 2016 से 17 में। और ओरिजिनल क्वांटिटी या ओरिजिनल अमाउंट कितना होगा, 380। इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 100 से, फिर यहाँ पे 1 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 19। तो 100/19% हो जाएगा। तो रफली अगर आप देखेंगे 19 को अगर 20 मानते हैं तो ये 5% के आसपास होगा। 100/19 है तो ये 5 पॉइंट समथिंग कुछ होगा परसेंट। तो ये भी अपना आंसर नहीं होगा 2017 भी, क्योंकि यहाँ पे एक्सप्लिसिटली बोल दिया गया है कि 8% से 10% के बीच में राइज होना चाहिए। ऐसे कौन से साल में हुआ है, तो 2017 में नहीं रहा। अब 18 को देखते हैं। 2018 में
ये है 440 और पिछला क्या था 400। सो 40 यूनिट्स का इंक्रीज हुआ। सो 40 डिवाइडेड बाई 400 टाइम्स 100। तो देखिए ये 2 ज़ीरो यहाँ से कट जाएंगे और ये हो जाएगा 10%। सो 10%, लेकिन यहाँ पे बोला है कि बिटवीन 8% एंड 10%, 8 से 10% के बीच में बोला है, बाउंड्री कंडीशन की बात नहीं की गई है। तो अभी हम ना एक काम करके इसको होल्ड पे रख लेते हैं, ठीक है। ये भी आंसर हो सकता है अगर 2019 में 8 से 10 के बीच में अगर कोई वैल्यू नहीं आएगी, हम 2018 को मार्क करेंगे। आगे बढ़ते हैं 2019। तो 2019 में प्रोडक्शन जो हुआ है वो है 480 का। तो 480 माइनस ये 440 अपॉन 440 टाइम्स 100। तो ये हो जाएगा 40 बाई 440 टाइम्स 100। ये 0 0 कैंसल्ड, ये 11 हो जाएगा। 100 डिवाइडेड बाई 11 करेंगे तो ये 11 टाइम्स 9 इज़ 99, 9 पॉइंट समथिंग परसेंट आएगा, जो कि 8 और 10 के बीच में लाई करता है ना। ये 10 तो बाउंड्री कंडीशन है, यहाँ पे बोला है कि बिटवीन 8 एंड 10, 8 और 10% के बीच में प्रोडक्शन इंक्रीज होना चाहिए, तो वो 9 पॉइंट समथिंग होगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन 4 2019, ठीक है। सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे दो पाई चार्ट दिए गए हैं। सो देखते हैं, द पाई चार्ट रिप्रेजेंट्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैंडिडेट्स हु वर एनरोल्ड फॉर अ बैंक क्लरिकल एग्जामिनेशन फिगर 1 एंड कैंडिडेट्स ऑफ दोज एनरोल्ड who passed the examination in 5 different institutes PQRST। सो ये बोल रहा है कि जैसे आप एग्ज़ाम जो है लिखने के लिए जब जाते हैं तो सबसे पहले क्या कराते हैं, हम एनरोल कराते हैं, एग्ज़ाम का फॉर्म भरते हैं, ठीक है। तो ये जो पाई चार्ट दिखा रहा है ये बता रहा है कि जो 5 इंस्टीट्यूट्स हैं PQRST, सो टोटल उस बैंक क्लरिकल एग्जामिनेशन के लिए 5500 एनरोलमेंट हुए हैं, इतने लोगों ने एप्लीकेशन भरा है। तो कोचिंग सेंटर P से टोटल जितने भी स्टूडेंट्स 5500 जो एनरोल हुए हैं उसका 20% कोचिंग सेंटर P से जो है बिलोंग करते हैं, 30% Q से बिलोंग करते हैं, एंड लाइकवाइज सारे पांचों इंस्टीट्यूट्स के कितने परसेंट बच्चे टोटल 5500 मिलके बनाते हैं वो आपको शेयर दिया गया है इस पाई चार्ट में। सेकंड पाई चार्ट है, जब एनरोल किए आपने एग्ज़ाम लिख लिया, एग्ज़ाम करने के बाद सभी तो पास नहीं हो पाते ना, तो जो लोग पास हुए हैं अलग अलग कोचिंग सेंटर से उनका टोटल जो है नंबर है 3300। सो 3300 स्टूडेंट्स जो पास हुए हैं उसमें कोचिंग सेंटर P से 18% हुए हैं, मतलब 3300 का 18% अगर आप निकालेंगे तो जो भी नंबर आएगा वो ये बताएगा कि P इंस्टीट्यूट से इतने बच्चे पास हुए हैं, ठीक है। आप समझ गए क्वेश्चन। अगर 5500 टोटल एनरोलमेंट है, इसका 20% निकालेंगे तो पता चलेगा कि 5500 में इतने बच्चे P इंस्टीट्यूट से बिलोंग करते हैं, और 18% 3300 का निकालेंगे तो ये बताएगा कि जो टोटल बच्चे क्वालिफाई किए हैं एग्ज़ाम उसमें P कोचिंग सेंटर से कितने बच्चे हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन हो गया। अब क्वेश्चन देखते हैं पूछ क्या रहा है, the percentage of the number of candidates who passed to the number of candidates who enrolled। मतलब क्या बोल रहा है आपसे, परसेंटेज निकालना है किसका, कैंडिडेट्स हु पास्ड, यानी कि ऊपर में क्या रहेगा पास्ड, अपॉन नंबर ऑफ कैंडिडेट्स एनरोल्ड, पास्ड अपॉन एनरोल्ड फॉर इंस्टीट्यूट्स P एंड T टुगेदर। मतलब P और T कोचिंग सेंटर को मिला लिया जाए तो कितने स्टूडेंट पास हुए, कितने टोटल एनरोल हुए, ठीक है, उसका परसेंटेज बताना है। तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स पास्ड फ्रॉम P एंड T ऊपर लिख लेंगे, कितने P और T दोनों कोचिंग सेंटर से पास हुए, और एनरोल कितने हुए थे P और T को मिला के इंटू 100 कर लेंगे, तो हमारा ये परसेंट बता देगा कि कितने परसेंट बच्चे दोनों कोचिंग सेंटर को मिला के पास हुए हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं पास का, यहाँ से देखते हैं P और T कोचिंग सेंटर को अगर मिलाएंगे तो ये 16% और 18%,
हम इनको ऐड कर सकते हैं। तो 16 + 18 होता है 34%। सो इन दोनों कोचिंग सेंटर का जो कंट्रीब्यूशन है वो है 34%, यानी कि 34% ऑफ 3300 निकालेंगे हम। सो 34/100 टाइम्स 3300, तो ये 2 ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा। 34 × 33, ये अगर आप करेंगे तो आपको मिलेगा 1122। ठीक है, तो ये बता रहा है कि कोचिंग सेंटर P और T दोनों से 3300 टोटल पास हो चुके थे। खाली इन दोनों कोचिंग सेंटर से 1122 स्टूडेंट्स, 1122 स्टूडेंट पास किए हैं उस एग्ज़ाम को। ठीक है, तो न्यूमरेटर की वैल्यू आ गई है 1122। ठीक, अब डिनोमिनेटर चाहिए कि P और T को मिला के कितने स्टूडेंट्स एनरोल हुए थे। सो एनरोलमेंट फ्रॉम P एंड T टेकन टुगेदर इज़, यहाँ पे P में है 20%, T में भी 20, सो 40% हो जाएगा। किसका? टोटल एनरोलमेंट है 5500 का। तो हम निकालेंगे, ये होगा 40/100, ये 40 है, 40/100 टाइम्स 5500, ये 2 ज़ीरो कैंसिल हो गया। 55 × 40 से हो जाएगा 2200। तो डिनोमिनेटर में आ गया 2200, इंटू करेंगे 100%। देखिए क्वेश्चन को समझिए, ये बोल रहा है कि P और T को आप मान लीजिए वो दोनों कोचिंग सेंटर मिल गए, अब एक हो गए हैं, तो कितने % पास हुए P और T से, तो कितने पास हुए डिवाइडेड बाई कितने उस कोचिंग सेंटर से एग्ज़ाम लिखने गए, तो वही नीचे आ गया एनरोल्ड इंटू 100। इसको करते हैं, 2 ज़ीरो यहाँ से कैंसिल हो गया, और इसको अगर हम करते हैं कैंसिल तो आ जाएगा 51। सो 51%, यानी कि ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये डिवीज़न आप कर सकते हैं, बहुत आसान है ये। ठीक है, इसको आप चाहें तो पहले 2 से डिवाइड कर लीजिए, 1122 डिवाइड बाई 22 है, 2 से डिवाइड करेंगे तो 11 आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 5, उसके बाद 6, उसके बाद 1 आ गया। फिर आप इसको 11 से डिवाइड करिए, 11 5 55, फिर 11 51 आ गया। तो इस तरह से आप 51% निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन 3 सेज द पेरीमीटर ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। एक राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें तो सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। द पेरीमीटर ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल whose sides that make right angles, ऐसे साइड्स जो राइट एंगल बना रहे हों उनका मेजर है 15 एंड 20। तो मान लीजिए ये 15 सेंटीमीटर है और ये 20 सेंटीमीटर है। यही तो दो साइड्स हैं ना जो राइट एंगल को बना रहे हैं, क्योंकि इन्हीं के बीच का एंगल 90 डिग्री है। ठीक है, अब इसका पेरीमीटर निकालना है। सो पेरीमीटर किसी भी ट्रायंगल का क्या होता है? तीनों साइड की लेंथ का मेजर का एडिशन, मतलब 20 + 15 प्लस ये हाइपोटेन्यूज। अगर ये पता चल जाए तो 20 + 15 प्लस ये जो हाइपोटेन्यूज जो अननोन है। अब पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और हाइपोटेन्यूज निकालेंगे। तो आपको याद होगा, तो हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 20 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। तो 20 का स्क्वायर हो गया 400, 15 का 225, तो ये हो जाएगा 625। ये किसका, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? 25। सो हाइपोटेन्यूज कितना आ गया? 25 सेंटीमीटर। तो ये हाइपो की जगह पे रख दीजिए 25। 25 + 15 कितना होगा? 40 + 20 60 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, सो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है। तो यहाँ पे बोल रहा है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 cos थीटा + 2 = 0, और थीटा जो है वो 0 से 90 डिग्री के बीच में लाई करता है। तब आपको निकालना है सेक थीटा माइनस कॉस थीटा की वैल्यू। तो हम अगर यहाँ पे क्वेश्चन में देखें तो यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा है, यहाँ पे cos थीटा है, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है। तो हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन दिया गया है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, इसमें हम सब को cos थीटा के टर्म में रिप्रेजेंट कर लेंगे। तो वो कैसे पॉसिबल होगा? तो देखिए, हमें 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ याद रखनी है। तो उसमें सबसे पहला है साइन स्क्वायर्ड थीटा प्लस कॉस स्क्वायर्ड थीटा = 1। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा माइनस
साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, फिर नेक्स्ट क्या है, -3 कॉस थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब हमें पूरा जो है कॉस थीटा के टर्म में आ गया है। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो ब्रैकेट ओपन करते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज़ -1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा -3 कॉस थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब ये कॉस स्क्वायर थीटा और ये कॉस स्क्वायर थीटा मिलके बन जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। उसके बाद यहाँ पे -3 कॉस थीटा लिख लेंगे हम, फिर ये है +2 और -1 यानी कि +1 इज इक्वल टू 0। तो अब आप देखें तो ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। ठीक है, अगर आप एक काम करिए, कॉस थीटा को लेट कॉस थीटा इज इक्वल टू x, अगर मान लीजिए x आप उसको एज्यूम कर लें, तो ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, या इक्वेशन 2x² - 3x + 1 इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसा मानने से फ़ायदा ये होगा कि अब हम इसको ना फैक्टराइज कर सकते हैं। कैसे करेंगे, तो ये जो मिडिल टर्म है -3x, ये फैक्टराइज होके ऐसा बनेगा 2x² - 2x - x + 1 इक्वल टू 0। तो देखिए -3x की जगह पे -2x - x लिखा जा सकता है। ऐसा करने से फ़ायदा ये होगा कि ये 2x कॉमन चला जाएगा, तो x - 1, ऐसे ही -x - 1 इक्वल टू 0। यहाँ पे x - 1 अगेन कॉमन चला गया और ये 2x - 1 इक्वल टू 0 ऐसा आ गया। यहाँ से आपको मिलेगा या तो x - 1 इक्वल टू 0 है, जिससे मिल जाएगा x इक्वल टू 1, और या फिर 2x - 1 इक्वल टू 0 है, और यहाँ से मिल जाएगा x इज इक्वल टू हाफ। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे दिया है कि थीटा की जो वैल्यू है ना वो 0 से 90 डिग्री के बीच में है। इसका क्या मतलब है, तो देखिए पहले x इक्वल टू 1 है और x हमने क्या माना था यहाँ पे, cos थीटा। सो पहला सॉल्यूशन आया है cos थीटा इज इक्वल टू 1, और हमको पता है कि 0 से 90 डिग्री के बीच में cos 0 डिग्री होता है 1, तो आंसर या तो 0 हो सकता है, बट यहाँ पे थीटा क्या है, बोल रहा है कि 0 से बड़ा है, तो अभी हम ये वाला जो सॉल्यूशन है इसको हम डिस्कार्ड कर देंगे। ठीक है, दूसरा आया है x इक्वल टू हाफ, x हमने माना है cos थीटा, सो cos थीटा इज इक्वल टू हाफ आया है, और हमको पता है कि cos 60 डिग्री होता है हाफ, cos 60 डिग्री होता है हाफ, तो यहाँ से 60 डिग्री तो क्या है, 0 से 90 के बीच में लाई कर रहा है, सो थीटा हमारा हो गया 60 डिग्री। सो देखिए ये जो फर्स्ट इक्वेशन दिया गया था, ये पूरा पार्ट, इसका पर्पस सर्व हो गया, इससे हमें थीटा की वैल्यू निकालनी थी। सो थीटा आ गया 60 डिग्री। अब हमें निकालना है सेक थीटा माइनस कॉस थीटा की वैल्यू, तो ये हो जाएगा सेक 60 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री। सेक 60 डिग्री क्या होता है, 2 होता है, कॉस 60 डिग्री क्या होता है, हाफ, सो 2 माइनस हाफ करेंगे, सो ये हो जाएगा 4 माइनस 1/2 जो कि है 3/2, 3/2। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन 2, 3/2। ठीक है, इजी क्वेश्चन था एकदम। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 5 में दिया है इफ़ 27x³ - 64y³ इज इक्वल टू ब्रैकेट में ax प्लस by मल्टीप्लाइड विथ, ये दिया है cx² + dy² - exy, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a - b + c - d + e। तो देखिए सबसे पहले तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए आपको a b c d e की वैल्यू पता होनी चाहिए, और वो कहाँ से मिलेगी, ये जो दिया गया है आपको फर्स्ट पार्ट में एक्सप्रेशन, यहाँ से आपको मिलने वाली है वो चीज़। ठीक है, सो यहाँ पे अगर आप देखें तो लेफ्ट हैंड साइड में दिया 27x³, क्या उसको आप ऐसे लिख सकते हैं 3x का होल क्यूब, 3x का होल क्यूब करेंगे तो 3 × 3 × 3 27, x × x × x x³, तो 27x³ को आप 3x का होल क्यूब लिख दिए। वैसे ही 64y³ को 4y का क्यूब लिखा जा सकता है, 4 × 4 16 × 4 64, और ये y³। तो LHS में अगर आप देखेंगे तो ये a³ - b³ का फॉर्म ले चुका है। तो अपनी जो फार्मूला कॉपी है उसमें ये फार्मूला नोट कर लीजिए, a³ - b³ इज इक्वल टू a - b a² + b² + ab। ठीक है, कुछ बुक्स में a² + ab + b² लिखा रहता है, वो भी सही है। तो इस फार्मूले
की हेल्प से अब हम एक्सपैंड करेंगे इसको, ठीक है। यहाँ पे हमें 3x जो है वो मिल गया है a और 4y जो है वो मिल गया है b। तो अगर इसका हम a क्यूब माइनस बी क्यूब फार्मूला से एक्सपेंशन करें तो हमें मिल जाएगा पहले a माइनस बी, यानी कि 3x माइनस 4y हो जाएगा, ठीक, टाइम्स a स्क्वायर्ड यानी कि 3x का स्क्वायर्ड यानी 9x स्क्वायर्ड प्लस b स्क्वायर्ड, सो b क्या है 4y का स्क्वायर्ड, सो 16y स्क्वायर्ड प्लस a इंटू b, सो 3x इंटू 4y, सो 3 टाइम्स 4 इज 12xy। ये हमें मिल जाएगा एक्सपेंशन करने पे। अब यहाँ पे देखिए x का कोएफिशिएंट है a, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट है 3, तो ये आपको मिलेगा a, ठीक। फिर आता है प्लस बी वाई, ठीक है, यहाँ तो माइनस 4y है, तो a इज़ इक्वल टू 3 आ गया है, तो b इज़ इक्वल टू माइनस 4 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्लस दिया हुआ था, ये भी ध्यान रखना है। तो b आ गया माइनस 4। फिर सी एक्स स्क्वायर्ड, तो c इज़ इक्वल टू 9 आ गया, प्लस डी वाई स्क्वायर्ड, तो y स्क्वायर्ड का कोएफिशिएंट है 16, तो d हो जाएगा 16। अब यहाँ ध्यान देना है माइनस ई एक्स वाई, यहाँ तो प्लस है, तो e की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस 12 हो जाएगी, क्योंकि नेगेटिव ऑफ नेगेटिव इज़ पॉजिटिव, ठीक है। तो आपके पास a b c d e की वैल्यू आ गई है। अब निकालना क्या है a माइनस बी, यानी कि 3 माइनस माइनस 4 प्लस c यानी कि प्लस 9 माइनस d यानी कि माइनस 16 प्लस e यानी कि माइनस 12, ठीक है। इसकी वैल्यू देखते हैं, 3 ये हो जाएगा प्लस 4 7 प्लस 9 माइनस 16 माइनस 12, इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 9 प्लस 7 16, 16 माइनस 16 कैंसिल हो गया, बचा क्या माइनस 12। तो योर आंसर विल बी ऑप्शन सी माइनस 12। तो देखिए ये क्वेश्चन आप बनाने के कैपेबल तभी होंगे जब आपको ये a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला आता। तो इसीलिए आपको मैं कह रहा हूँ कि आप फार्मूला कॉपी बनाइए, उसमें सारे फार्मूलेस को नोट डाउन करिए और मेन एग्ज़ाम से पहले ये सारे फार्मूलेस को याद करके जाइए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो अगेन ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे दिया है √13 sin थीटा इज़ इक्वल टू 2, तो आपको ये जो एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू पता करनी है। तो देखिए इस एक्सप्रेशन में साइन थीटा तो है जिसकी वैल्यू हमें पता चल जाएगी, यहाँ से निकल जाएगा ना, साइन थीटा इज़ इक्वल टू 2/√13 कर लेंगे। तो साइन थीटा तो है, ठीक है। अब क्या क्या चीज़ें नहीं हैं, दूसरा टेन थीटा नहीं है अपने पास और कॉस थीटा नहीं है अपने पास। टेन थीटा तो खैर उसकी वैल्यू मिल जाएगी, तो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, उसके बाद ही हम आगे इसको इवेल्युएट कर सकते हैं। तो देखिए ये जो इन्फॉर्मेशन दी गई है साइन थीटा इक्वल टू 2/√13, इसकी हेल्प से हमें कॉस थीटा टेन थीटा निकालना है और उसके बाद वहाँ पे एक्सप्रेशन में इसको डाल देना है। तो हम इसके लिए बनाएंगे एक राइट ट्रायंगल, ठीक है, ये हो जाएगा थीटा, ये हमारा 90 डिग्री और साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो इसको हम ले लेंगे 2, इसको ले लेंगे √13। पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से ये अननोन थर्ड साइड का लेंथ हम निकालेंगे, तो वो कैसे होगा, अननोन साइड का लेंथ वो हो जाएगा √13 का स्क्वायर यानी कि 13 माइनस 2 का स्क्वायर यानी कि 4 और इसका स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 हो जाएगा 3, तो ये हो गया हमें 3। अब हमें चाहिए कॉस थीटा, सो कॉस थीटा लिख लेंगे, क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 3/√13 हो जाएगा। चाहिए फिर टैन थीटा, तो टैन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जो कि हो जाएगा 2/3। अब साइन थीटा है, कॉस थीटा है, टैन थीटा है, इसको अब हमें सब्स्टिट्यूट करना है। तो यहीं पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा 3 टाइम्स टैन थीटा इज़ 2/3 प्लस √13 टाइम्स साइन थीटा है 2/√13, ऐसा हमने लिख लिया न्यूमरेटर में। तो ये 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, √13 कैंसिल हो जाएगा, तो न्यूमरेटर में हो जाएगा 2 + 2, ठीक है। डिनोमिनेटर में देखते हैं, इधर है √13 इंटू कॉस थीटा इज 3/√13, तो 3/√13 कर लिया आपने, माइनस 3 टाइम्स टैन थीटा इज 2/3, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 3 - 2, सो आ रहा है 4/1, तो आंसर इज 4। तो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7।
इन ट्रायंगल ABC, D and E are points on side AB and AC। तो चलिए फटाफट एक ट्रायंगल बना लेते हैं, कैसा भी ABC। तो ये है मेरा ट्रायंगल, इसको मैं मान रहा हूँ A, ये हो गया B, ये हो गया C। So in triangle ABC, D and E are points on AB and AC। So AB पे जो पॉइंट है वो है D, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ D, और AC पे जो पॉइंट है वो है E, ठीक है। रेस्पेक्टिवली सच दैट एंगल AED, देखो AED, इसको मुझे इससे ज्वाइन कर लेना चाहिए, AED ये वाला एंगल इज इक्वल टू ABC, यानी कि ये वाला एंगल। तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, ठीक है। इफ AE इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, A से E कहाँ तक है, ये यहाँ से यहाँ के डिस्टेंस है 6 सेंटीमीटर। BD यानी कि B से लेके D तक की डिस्टेंस कितनी है, 2 सेंटीमीटर है, 2 लिख रहा हूँ सेंटीमीटर, ठीक है। DE, D से लेके E तक की डिस्टेंस कितनी है, 3 है। BC यानी कि B से लेके C तक की डिस्टेंस कितनी है, 5। तब आपको क्या बताना है, AB प्लस AC, AB प्लस AC। तो AB मतलब ये टोटल डिस्टेंस, तो AB की लेंथ तो आपको है नहीं, उसके लिए आपको AD चाहिए। अगर AD मिल जाए तो उसमें 2 ऐड कर लेंगे तो AB हो जाएगा। और AC कहाँ पे, हाँ, तो AC के लिए आपको AE तो है 6, लेकिन अगर EC मिल जाए तो आप 6 प्लस EC की वैल्यू डालेंगे तो AC आ जाएगी। फिर उन दोनों को ऐड करेंगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। तो जहाँ पे भी ऐसा कोई एक एंगल इक्वल दे दिया हो तो समझ लीजिए हमेशा ना ये सिमिलैरिटी का क्वेश्चन होगा। तो अभी हमें ना ट्रायंगल AED को देखना है, AED, ठीक है। और दूसरा ट्रायंगल देखना है, A से ही शुरू करना है। एंगल E के बराबर कौन सा एंगल है, एंगल B। तो ABC ऑर्डर बहुत ज़रूरी है, ऐसा नहीं कि आप ADE और ABC ऐसा लिख लें, नहीं। पहले पॉइंट A कॉमन है दोनों में, देखिए दोनों ट्रायंगल में पॉइंट A या एंगल A कॉमन है। उसके बाद E इक्वल है B के, तो यहाँ पे E लिखा हूँ तो फिर यहाँ पे B लिखा हूँ। तीसरा ट्रायंगल का जो कॉर्नर है वो है D, और यहाँ पे तीसरा है C। तो इसको हमें क्या बनाना है, सबसे पहले सिमिलर प्रूफ करना है, और वो सिमिलर है भी, कैसे, एंगल एंगल सिमिलैरिटी से, एंगल एंगल सिमिलैरिटी से। एंगल एंगल सिमिलैरिटी ये कहता है कि दो ट्रायंगल हैं, उसमें से अगर कोई भी दो एंगल दोनों के इक्वल हैं तो वो सिमिलर ट्रायंगल होगा। तो यहाँ पे देखेंगे आप, एंगल A इज़ कॉमन इन बोथ द ट्रायंगल्स, और एंगल ये जो E है दैट इज़ इक्वल टू एंगल B। तो इसीलिए ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। अब जब ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो सिमिलैरिटी से हमें एक प्रॉपर्टी मिलती है, वो ये है कि रेशियो ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल। तो मतलब सबसे पहले मैं लिखूँगा AE, तो AE अपॉन यहाँ लिखूँगा AB। सो AE अपॉन AB इज इक्वल टू ED अपॉन BC इज इक्वल टू AD अपॉन AC। देखिए इस तरह से आपको लिखना है इनके नाम को, ठीक है। अब देखते हैं कौन कौन सी वैल्यूज़ अपने पास हैं, उनको सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। सो AE की वैल्यू दी गई है हमको 6, AB की वैल्यू अपने पास नहीं है तो AB को एज इट इज लिख देंगे। ED की वैल्यू दी गई है क्या, ED, यस इट इज़ 3। BC की वैल्यू है 5। फिर आता है AD की वैल्यू नहीं दी गई है तो AD लिख लेंगे। फिर आता है AC की वैल्यू भी हमें नहीं दी गई है डायरेक्टली, ठीक है। अब हम ये जो फर्स्ट 6/AB और 3/5 है इसको इक्वेट करते हैं पहले, तो AB मिल जाएगा। 6/AB इज इक्वल टू 3/5, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AB हो जाएगा 6 टाइम्स 5/3, 3 टाइम्स 2 इज 6, तो ये हो जाएगा 10। सो AB आपको मिल गया 10। सो अगर ये A से लेके B तक 10 है और B से लेके D तक 2 है, सो A से लेके D तक क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे AD भी हमें मिल गया, ठीक है। यहाँ से हमें मिल जाएगा AD इज इक्वल टू 8, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को लेंगे, ठीक।
3/5 इज इक्वल टू AD है 8 अपॉन AC आ गया। यहाँ से AC कैलकुलेट करेंगे तो AC विल बी 8 टाइम्स 5/3, 8 टाइम्स 5/3 जो कि हो जाएगा 40/3 हो जाएगा। AC मिल गया। हमें किसका किसका सम निकालना है, AB और AC का। तो AB कितना आया है 10, तो हम लिख लेंगे 10 प्लस AC कितना आया है देखिए 40/3, सो 40/3 LCM ले लेंगे 3 तो हो जाएगा 30 प्लस 40 यानी कि 70/3 सेंटीमीटर आ जाएगा AB प्लस AC की वैल्यू। सो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, लेट अस मूव अहेड। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। 40 persons take 6 days to complete a certain task working 10 hours a day. How many hours a day will be sufficient for 30 persons to complete the same task in 10 days? तो बेसिकली यहाँ पे एक पहली जो टीम है, टीम ए उसको बोल देते हैं, इस टीम में 40 पर्सनस हैं और 6 डेज़ में ये काम को कंप्लीट करते हैं और हर दिन ये 10 आवर्स काम करते हैं, 10 आवर्स पर डे। ठीक है, तो 40 लोग मिलके रोज़ दिन में 10 घंटे 6 दिन तक काम करेंगे तो ये काम कंप्लीट कर ले रहे हैं। अब बात करते हैं टीम बी की जो क्वेश्चन में दिया है। इसमें बोल रहा है कि अभी वो सेम काम कराना है, एग्जैक्टली सेम काम कराना है, लेकिन 40 लोग नहीं 30 लोग रहेंगे, 30 पर्सन्स। कितने दिन में कराना है, 10 डेज़ में कराना है। ठीक है, पहले 6 दिन में वो लोग कर रहे थे लेकिन अभी हमें 10 डेज़ में वो काम चाहिए। तो क्वेश्चन में पूछा है हाउ मैनी आवर्स अ डे विल बी सफिशेंट, यानी कि एक दिन में कितने घंटे वो काम करेंगे। तो x आवर्स पर डे मान लेते हैं कि 30 लोग हर दिन x आवर्स काम करेंगे 10 दिन तक, तो वो सेम काम कंप्लीट कर ले जाएंगे। ठीक है, ये कंडीशन है और x की वैल्यू आपको निकालनी है। तो बहुत सिंपल है, हमें क्या देखना है कि इस काम को करने के लिए टोटल मैन आवर्स कितने लग रहे हैं। टोटल मैन आवर्स कितना हो जाएगा, 40 टाइम्स 6 टाइम्स 10, सो 40 टाइम्स 6 टाइम 10, ये हो जाएगा टोटल मैन आवर्स नीडेड टू कंप्लीट दैट टास्क। और यहाँ पे मैन आवर्स कितना हो जाएगा, 30 टाइम्स 10 टाइम्स x। ये दोनों मैन आवर इक्वल होने चाहिए क्योंकि टास्क सेम है। ठीक है, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 10 से 10 कैंसिल हो गया, 30 का एक ज़ीरो यहाँ से यहाँ कैंसिल हो गया, फिर 3 टाइम्स 2 है 6, यहाँ LHS में बचेगा 4 टाइम्स 2 8 बचेगा और RHS में x। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, 8 आवर्स पर डे, ऑप्शन 2। ठीक है, सो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ये सिंप्लीफिकेशन का प्रॉब्लम है, हर एक साल सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस आते रहते हैं। यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है ऑफ। तो बॉडमास के रूल में ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। तो चलिए इसको देखते हैं। तो 42 डिवाइडेड बाई 10 माइनस जो भी लिखा हुआ है तो इसको लिख देंगे 42/10 लिख देंगे। ठीक, माइनस अगर इस ब्रैकेट को सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 7 टाइम्स 1 न्यूमरेटर में और नीचे 4 टाइम्स 3 12। यहाँ पे लिख सकते हैं 7/12 और ऑफ की जगह पे लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन 6/5। ठीक, फिर प्लस यहाँ पे अगर हम देखें तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 3 टाइम्स 3 इज़ 9 और यहाँ पे हम 2 टाइम्स 8 2 टाइम्स 5, सो 8 टाइम्स 3 इज़ 24, 24/5 आ जाएगा। माइनस यहाँ पे अगर देखें तो 1/6 डिवाइडेड बाई 1/36 है। तो हमको पता है कि जब डिवीज़न है तो इसको हम मल्टीप्लिकेशन में चेंज ऐसे कर सकते हैं, टाइम्स 36 कर लेंगे। ये 6 टाइम्स 6 36, तो यहाँ पे सिंप्लीफाई होके हो जाएगा 6। आगे बढ़ते हैं, फर्दर इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं, ये 21 और 5, सो 21/5 आ जाएगा। माइनस यहाँ पे देखते हैं ये हो जाएगा 2 टाइम्स 3 6, 2 टाइम्स सॉरी 2 से क्यों कर रहे हैं, 6 से ही डायरेक्ट कर देते हैं। 6 टाइम्स 2 इज़ 12, तो ये हो जाएगा ऊपर 7 और नीचे हो जाएगा 7/10 हो गया। ठीक, नेक्स्ट है 24/5 माइनस 6। अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, फिर अपना आंसर आ जाएगा।
सो एक काम करते हैं, 21/5 और 24/5, पहले इन दोनों को एक साथ ले लेते हैं। 21/5, 24/5, तो नीचे तो 5 आएगा, ऊपर 21 + 24 हो जाएगा 45। तो 45/5, इसको मैं ठीक से लिख देता हूँ, 45/5 माइनस 7/10 प्लस -6 है, -6। ये 45/5 हो जाएगा 9 माइनस 0.7 -6 लिख सकते हैं। 7/10 क्या है? 0.7 -6, तो इसको लिख सकते हैं 9 -6 करेंगे तो हो जाएगा 3, 3 माइनस 0.7 करेंगे तो हो जाएगा 2.3। तो 2.3 इज़ द करेक्ट आंसर, जो कि है ऑप्शन नंबर 3। सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। अ सर्कल टचेस द साइड्स BC of triangle ABC at P and also touches AB and AC produced at Q and R respectively। तो सबसे पहले एक हम ट्रायंगल बना लेते हैं। सो मान लो ये ट्रायंगल का एक कॉर्नर है A और यहाँ पे है B और ये जो है तीसरा साइड ये है C। ABC ये ट्रायंगल था। यहाँ पे बोल रहा है कि एक सर्कल ऐसा है कि जो, एक सर्कल बना लेते हैं पहले। वो सर्कल ऐसा है कि BC को टच कर रहा है ऐसे, और साथ साथ AC और AB जब प्रोड्यूस किए जाते हैं तो उनको भी टच करता है। टच करो भाई, टच करो। ओके, तो ये डायग्राम बन गया है। तो ये BC साइड को कहाँ पे टच कर रहा है? टचेस BC एट पॉइंट P, तो यहाँ पे हमने P लिख लिया। AB को प्रोड्यूस करने पे वो Q पे टच कर रहा है, तो ये पॉइंट हो गया Q, क्योंकि AB को प्रोड्यूस किए तो ये पॉइंट Q आ गया। AC को प्रोड्यूस करने पे R पे टच कर रहा है, तो दिस पॉइंट इज़ R। ठीक है, ये सर्कल का सेंटर यहाँ पे कहीं होगा, इसको हम बोल लेते हैं पॉइंट O। ठीक, अब आगे क्वेश्चन में बोला है इफ़ द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC इज़ 14.1 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर दे दिया है 14.1 सेंटीमीटर। देन फाइंड द लेंथ ऑफ AQ। AQ की लेंथ कितनी है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी होगी। सो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम A से लेकर O तक इसको ज्वाइन कर देते हैं, उसके बाद O से लेके Q तक ज्वाइन कर देते हैं, O से लेके R तक ज्वाइन कर देते हैं। अब हमें कुछ प्रॉपर्टीज़ याद रखनी है। पहले तो ये जो रेडियस है ये R है, ये भी R है, तो ये जो टेंजेंट हुआ ये 90 डिग्री बनाएगा। AQ टेंजेंट हो गया इस सर्कल के लिए, वैसे AR टेंजेंट हो गया तो OR से ये 90 डिग्री बनाएगा। और तीसरी चीज़ आपको ये भी याद रखनी है कि ये जो A से लेके O तक मैंने ज्वाइन किया है वो BC को 90 डिग्री पे कट करता है, और ये दोनों साइड्स भी इक्वल होती हैं, मतलब BP इज़ इक्वल टू PC। ठीक है, अगर BP को मैं X मान लेता हूँ दूसरे कलर से, अगर BP की लेंथ है X तो PC की लेंथ भी होगी X। ठीक है, अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें पॉइंट B पे, तो B से लेके Q तक एक टेंजेंट है और B से लेके P तक ये भी एक टेंजेंट है। तो हमको एक प्रॉपर्टी पता है कि अगर कोई सर्कल है वहाँ पे एक्सटीरियर पॉइंट है, यहाँ से दो टेंजेंट ऐसे निकलते हैं उस सर्कल पर, तो दोनों टेंजेंट की जो लेंथ है वो इक्वल होती है, मतलब ये लेंथ इज़ इक्वल टू ये लेंथ। तो यहाँ पे देखिए BP अगर X है तो BQ भी कितना हो जाएगा? X हो जाएगा। ठीक, लाइकवाइज अगर पॉइंट C को रेफरेंस माने तो CP और CR दोनों की लेंथ सेम हो जाएगी, तो ये भी X हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको हम मान लेते हैं A से लेके B तक की जो डिस्टेंस है इसको मान लेते हैं Y। ठीक, सो हमको ये पता है कि A जो है वो पॉइंट A जो है A से Q तक एक टेंजेंट हम ड्रॉ करेंगे तो AQ की लेंथ AR के बराबर होगी, AQ की लेंथ AR के बराबर होगी। ठीक है, क्योंकि ये एक्सटीरियर पॉइंट है और वहाँ से सर्कल पे दो टेंजेंट ड्रॉ किए हैं। तो देखिए QB लेंथ है X, वैसे ही CR लेंथ है X,
तो अगर ए बी वाई हमने माना है तो ए सी भी कितना होना चाहिए, वाई होना चाहिए। ये तो कॉमन सेंस है, ठीक है। इतना अगर क्लियर है तो आगे बहुत सिंपल हो जाएगा। कैसे? हमको दिया है कि पेरीमीटर कितना है 14.1 सेंटीमीटर। सो ट्रायंगल ए बी सी की अगर मैं बात करूं, सो पेरीमीटर मतलब ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 14.1 सेंटीमीटर। सो ए बी की ये क्या है, वाई है। बी सी कितना है, x प्लस एक्स यानी कि 2x है। और सी ए कितना है, ये y है, इज इक्वल टू 14.1 सेंटीमीटर। सो ये y प्लस वाई हो जाएगा 2y। तो लिख सकते हैं 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 14.1। सो 2 दोनों से कॉमन ले लेंगे, 2 टाइम्स x प्लस वाई इज इक्वल टू 14.1। तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा, 14.1 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा 7.05। 7.5 नहीं होगा, क्योंकि 7.5 टाइम्स 2 अगर आप करेंगे तो ये हो जाएगा 15, जबकि ये 14.1 है, तो ये भूल मत करिएगा, 7.05 हो जाएगा, ठीक है। x प्लस वाई की वैल्यू आ गई 7.05। अब हमें पूछा क्या है, ए क्यू की लेंथ पूछा है, ए से लेके क्यू तक, और ए क्यू क्या है, x प्लस वाई। तो यहीं पे आपको मिल जाएगा ए क्यू इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 7.05 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पे हमें एक बार ग्राफ दिया गया है, वाई एक्सिस पे दिखा रहा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और एक्स एक्सिस में लिखा है ए बी सी डी ई, जो कि यहाँ पे मेंशन किया है नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स। सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पे एक बार ग्राफ दिया गया है, नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन कॉलेज ए बी सी डी ई यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे देख रहे हैं बॉयज़ के लिए ये सिंबल यूज़ किया गया है, ये कलर, गर्ल्स के लिए नहीं भाई, सिंबल कहाँ यूज किया गया है। सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पे एक बार ग्राफ दिया गया है, नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन कॉलेज ए बी सी डी ई। यहाँ पे बॉयज़ के लिए ये कलर दिया गया है और गर्ल्स के लिए ये ग्रीन कलर, ठीक है। और वाई एक्सिस पे दिया है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, एक्स एक्सिस पे दिया है कि कौन से कॉलेज। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ बॉयज़ taken together in colleges A, B and C to the girls taken together in all 5 colleges। तो रेशियो है मतलब कुछ न्यूमरेटर में होगा, कुछ डिनोमिनेटर में होगा। सो न्यूमरेटर में ये बोल रहा है कि बॉयज़ का नंबर ए बी सी तीनों कॉलेजेस में मिला के, तो देखिए ए में कितना है 400, बी में 600 और सी में 650। तो इनको ऐड कर लेते हैं, 400 प्लस 600 प्लस 650। यहाँ पे फिर लगा है 2 मतलब इसके बाद डिनोमिनेटर की चीज़ आने लगेगी। द गर्ल्स टेकन टुगेदर इन ऑल 5 कॉलेजेस। तो गर्ल्स का क्या है 500 प्लस 500 प्लस 700, पहले तो लिख लेते हैं 500 प्लस 500 प्लस 700 प्लस 450 प्लस 650 प्लस 450 प्लस 650। इसको ऐड करेंगे तो 600 प्लस 400 1000, ये 1650 हो जाएगा। ये हो जाएगा 1000, 1700, 2150, 22, 2800, ये हो जाएगा। उसके बाद ये 0 0 कट गया, आ गया 165 बाई 280। इसको 5 से काटते हैं, सो 5 3 टाइम्स, इसको काटेंगे तो 5 टाइम्स 6 टाइम्स, सो 33:56 इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन 2 इज़ द करेक्ट आंसर। सो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन। प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स बाय अ कंपनी ओवर द ईयर्स। सो वाई एक्सिस में बता रहा है कि कितना प्रोडक्शन वो कंपनी कर रही है, और एक्स एक्सिस में टाइमलाइन बता रहा है, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं, इन विच ईयर was the percentage increase in production as compared to the previous year the maximum। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं। तो बेसिकली आपसे पूछ रहा 2005, 7, 2 और 8,
इन 4 साल में आपको देखना है कि इनके पिछले प्रीवियस ईयर्स के मुकाबले इन कंपैरिजन टू इट्स प्रीवियस ईयर परसेंटेज इंक्रीज इन प्रोडक्शन मैक्सिमम कौन से साल में है। तो चलिए ईयर वाइज बढ़ते हैं। सबसे पहले 2002 का देखते हैं। सो 2002 सो कंपेयर करेंगे किससे हम, 2001 के डेटा से। तो 2002 में है 35 और पहले कितना प्रोडक्शन होता था 20 का। तो इंक्रीज़ कितने का हुआ, सो 20 से 35 यानी कि 15 इंक्रीज़ हुआ। और हम ओरिजिनल अमाउंट कितना था 20 के रेफरेंस में इंक्रीज़ हो रहा है ना 35, तो यहाँ पे नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लाइड विथ 100 करेंगे तो ये परसेंट में हो जाएगा। सो ये हो जाएगा 20 टाइम्स 5 हो जाता है 100, 15 टाइम्स 5 इज़ 75%। सो 2002 में 2001 के मुकाबले 75% इंक्रीज़ हुआ प्रोडक्शन का। तो 2002 हो गया। उसके बाद 2005 देखते हैं। 2005 तो 2005 में है 60 और उससे पिछले साल कितना था 40। तो इंक्रीज़ कितना हुआ 20 का। और रेफरेंस किसको मानेंगे 40 को। सो 20/40 टाइम्स 100%। एक जीरो यहाँ या 20 टाइम्स 2 लिख लेते हैं ना 40 और ये हो जाएगा 50। सो 50% हुआ 2005 का। फिर देखते हैं 2007 को। ईयर वाइज हम इंक्रीज़ कर रहे हैं। 2007 में प्रोडक्शन है 70 का, उसके पहले 45 का। तो 45 से 70 में जंप कितने का आएगा, ये 45 + 5 हो जाएगा 50, 25 का। 25/45 टाइम्स 100% होना चाहिए। 5 टाइम्स 5, 5 टाइम्स 9, सो 500/9%। और इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 5.55%, 55.55%। फिर आते हैं 2008 पे। 2008 पे अभी कितना प्रोडक्शन हुआ 75, पिछले साल कितना था 70। तो इंक्रीज़ कितने का हुआ 5/70 टाइम्स 100 करेंगे। सो एक जीरो यहाँ से ख़त्म हो जाएगा 50/7%। और 50/7 जब हम करेंगे तो 7 टाइम्स 7 होता है 49, तो 7.1 समथिंग कुछ परसेंट आएगा। हमसे ये पूछा था कि मैक्सिमम जो है परसेंटेज इंक्रीज़ कौन से साल में हुआ है। तो मैक्सिमम अगर आप देखेंगे तो 75 आ रहा है। सो 2002 विल बी दी करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन 2। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ये एवरेजेस का क्वेश्चन है। यहाँ पे बोल रहा है द एवरेज ऑफ 42 नंबर्स इज़ 37 and the average of first 26 numbers is 32. Average of last 17 numbers is 44. तो 26 नंबर बताना है। तो ये बहुत इजी प्रॉब्लम होता है। देखिए हमें पहला स्टेटमेंट दिया है कि 42 नंबर्स हैं, उनका एवरेज है 37। तो हम ऐसा करते हैं कि x1, x2, x3, x4 ऐसे x42 तक ये नंबर को हम मान लेते हैं। ठीक है, तो x1 + x2 + ऐसे सारे नंबर्स को आप जोड़ लेंगे x42 तक, और उसको अगर आप 42 से डिवाइड करेंगे तो निकल जाएगा एवरेज, जो कि कितना दिया है 37। तो यहाँ से हमें x1 + x2 + अप टू x42 सारे नंबर्स का सम कितना मिल जाएगा 37 टाइम्स 42, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा 1554। ये हो गया इक्वेशन 1। सारे नंबर्स का सम है 1554। फिर नेक्स्ट देखिए लिखा है कि द एवरेज ऑफ फर्स्ट 26 नंबर्स इज़ 32। सो x1 + x2 + x26 तक जाएंगे, क्योंकि नंबर है 26, तो डिवाइड बाय 26 इज इक्वल टू कितना दिया है 32। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा x1 + x2 + अप टू x26 इज इक्वल टू 32 टाइम्स 26, और ये मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलेगा 832। ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। फिर बोलता है एवरेज ऑफ लास्ट 17 नंबर्स इज़ 44। तो सबसे लास्ट नंबर क्या होगा x42, उसके बाद x41, फिर x40, फिर
ऐसे करते करते 39, 38, 37, 6, 5, 4 ऐसे करते करते 17 नंबर्स पीछे आना है हमें 42 से। सो लास्ट नंबर होगा x26, ठीक है। तो टोटल नंबर कितने हैं, 17 है। तो इसका एवरेज कितना दिया गया है, देखिए 44। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा, अब इसको सीधा करके लिख लेते हैं, x26 प्लस x27 प्लस ऐसा करते करते x42 इज इक्वल टू हो जाएगा 44 टाइम्स 17, जिसकी वैल्यू आ जाएगी मल्टीप्लाई करने पे 748। ये इक्वेशन 3 हो गया, ठीक। अब यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ देखिए कि इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को अगर हम ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा। तो x1 से लेके x26 तक पहले मिलेगा, x1 से लेके x26 तक मिलेगा LHS में। फिर यहाँ पे x26 से लेके x42 मिलेगा, x26 अगेन आ जाएगा, x27, फिर ऐसा करते करते आ जाएंगे x42 तक। और RHS में क्या हो जाएगा, 832 प्लस 748, इनको ऐड कर लेते हैं, 2 + 8 हो जाएगा 10, उसका एक जीरो यहाँ पे लिख देते हैं। 3 + 4 7 और एक हाथ में आया तो 8 लिख देंगे, और फिर उसके बाद 8 + 7 = 15, तो ये हो जाएगा 1580। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पे जो LHS में आया है, यहाँ पे x26 दो बार है, देखिए x1 + x2 + x3 ऐसा करते करते x26 तक आप पहुँचे, फिर अगेन x26 + x27 + x42 तक पहुँचे, और उसकी वैल्यू है 1580, ठीक है। तो हम चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए एक x26 को बाहर निकाल लेते हैं, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं x1 + x2 + डॉट 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 अप टू x42 इज इक्वल टू 1580, ये ऐसे भी लिखा जा सकता है। ऐसा लिखने से फ़ायदा ये होगा कि इसकी वैल्यू हमें पता है, जो हमने फर्स्ट इक्वेशन में निकाल रखी है 1554, तो इसकी जगह पे लिख लेंगे 1554 इज इक्वल टू 1580, और यहाँ पे x26 प्लस, तो यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, x26 इज इक्वल टू 1580, मतलब यहाँ लिख लेते हैं 1580 माइनस 1554, तो ये आ जाएगा 6, उसके बाद ये होगा 7 - 5 है 2, तो 26। तो यहाँ पे 26 नंबर की वैल्यू क्या होगी, 26। ये बहुत स्ट्रेंज है कि 26वां नंबर क्या होगा, 26। खैर, सो ऑप्शन 2 इज़ द करेक्ट आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं अब। अ शॉपकीपर marks his goods at a price such that after giving a discount of 20%, he gains 25%. If the cost price of the article is 560, what is its marked price? तो कुछ देर के लिए इमेजिन करिए कि आप वो शॉपकीपर हैं, आप एक आर्टिकल ख़रीद के लेके आए जिसका कॉस्ट प्राइस था 560 रुपीज़, ठीक है। तो 560 का लेके आए तो आपने स्टिकर पे MRP लगा दिया, मार्क्ड प्राइस आपने कितना लिख दिया, 100x से, फॉर एग्जांपल 100x आपने वो स्टिकर लगा दिया 100x का, और इस पर डिस्काउंट आपने ऑफ़र जो है कस्टमर्स को कर रहे हैं, जो कि है 20% का। तो डिस्काउंट जब आप 20% देंगे तो वो मार्क्ड प्राइस पे देंगे, कॉस्ट प्राइस पे नहीं। कॉस्ट प्राइस तो आप छुपा के रखेंगे, किसी को बताएंगे नहीं, ठीक है, उसको पता चल जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो आपने 560 रुपीज़ में ख़रीदा और उस पर 560 से ज़्यादा मार्क कर दिया, लिख दिया, तो वो कितना मार्क किया उसको मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे 100x, ठीक। आप x भी ले सकते हो, बट जैसा मैं अपने हर वीडियो में कहता हूँ कि हम 100x लेंगे, ठीक, उससे कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। सो देखिए डिस्काउंट के बाद सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, ठीक है। अगर कोई ख़रीद लेता है 100x था, उसका 20% सब्ट्रैक्ट कर दो इसमें, तो 80% में आपने दिया, सो 80% ऑफ मार्क प्राइस विल बी 80x। सो आपने उसको कितने में बेचा, 80x में बेचा, ठीक है। और ख़रीदा कितने में था, 560 रुपीज़ में, ठीक। अब आपसे मार्क प्राइस पूछा है, यानी कि 100x की वैल्यू को पूछा है। x अगर आपको पता चल जाए तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और मार्क प्राइस निकल जाएगा। x निकालने का पूरा खेल है। अब देखते हैं, एक इन्फॉर्मेशन डिस्काउंट वाली तो पूरी हो गई। अब दूसरा है ही गेन्स 25%। अगर भैया कॉस्ट प्राइस है 560 और उसको गेन कितना मिल रहा है, 25% का मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि इन टर्म्स ऑफ रुपीज़ कितना गेन मिलेगा।
सो इट विल बी 25% ऑफ कॉस्ट प्राइस जो कि है 560। सो ये लिख सकते हैं हम 25/100 टाइम्स 560। ये 25 4 टाइम्स 100 होता है, 4 को इससे करेंगे तो 140 आ जाएगा। मतलब 140 रुपीज़ वो गेन करता है इस पूरे ट्रांजैक्शन पे। तो देखिए कॉस्ट प्राइस है 560, उसको गेन कितना चाहिए 140 का, तो सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए, तो कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, मतलब 560 प्लस 140 में उसको वो बेच रहा है। इसको ऐड करेंगे तो 60 प्लस 40 100, 500 600 700 का हो जाएगा। तो बेच कितने पे रहा है 700, उसी को हमने देखा 80x था, ठीक है। तो 80x भी सेलिंग प्राइस है और 700 भी सेलिंग प्राइस है, ठीक है, ये दोनों इक्वल होंगे। तो x विल बी इक्वल टू 700 डिवाइडेड बाई 80, एक जीरो यहाँ से कट गया तो बचा x इक्वल टू 70/8, 2 से डिवाइड करते हैं 35/4 आ रहा है x की वैल्यू, ठीक। अब हमें निकालना था मार्क प्राइस, और मार्क प्राइस हमने कितना एज्यूम किया 100x, तो लिख सकते हैं 100 टाइम्स x की वैल्यू है 35/4, ये 4 से 25 टाइम्स कटेगा, तो मार्क प्राइस हो जाएगा 25 टाइम्स 35 जो कि होता है 875। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन 1 875, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पे दिया है 71 पावर 83 प्लस 73 पावर 83, इफ़ इट इज़ डिवाइडेड बाई 36 द रिमाइंडर विल बी। सो देखिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। अगर a पावर n प्लस b पावर n है, ठीक है, अगर कोई नंबर इस फॉर्म में दिया है और n यहाँ पे ऑड नंबर है, कोई n की वैल्यू ऑड है, जैसे यहाँ पे a कितना है 71 और n कितना है 83, प्लस b कितना है 73, n कितना है 83, दोनों जो नंबर्स हैं 71 और 73 या फिर a एंड b, ये दोनों का पावर सेम होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे n ऑड है, n कितना है 83, 83 इज़ एन ऑड नंबर, तब क्या होगा, तब a पावर n प्लस b पावर n will be completely divisible by a plus b, ठीक है, will be completely divisible by a plus b। ये फॉर्मूला समझ लो, थ्योरम समझ लो, ट्रिक समझ लो, जो भी समझना है। अगर कोई ऐसा नंबर दिया है a पावर n प्लस b पावर n, तो वो अगर n ऑड है, तो अगर 83 की जगह पे 84 होता तो वो a प्लस b से डिविजिबल नहीं होता, ये केवल यहाँ पे n की वैल्यू ऑड होनी चाहिए। तो यहाँ पे ऑड है तो ये सारे कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ a पावर n प्लस b पावर n है, उसके बाद n क्या है ऑड है, तो इससे ये पता चलता है कि ये जो कंप्लीट है दिस इज़ डिविजिबल बाई a प्लस b, यानी कि 71 प्लस 73 जो कि हो जाएगा 144, है ना, 144 से ये पूरा डिविजिबल है। इसका मतलब ये है कि जब आप कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर से या जिससे भी 71 पावर 83 निकालिए और 73 पावर 83 निकालिए, फिर दोनों को जोड़ देंगे तो जो भी बड़ा नंबर आएगा वो 144 से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। इसका मतलब है कि इसका रिमाइंडर डिवाइड करने पे कितना आएगा 0। सो अगर ये नंबर 144 से कम्प्लीटली डिविजिबल है और 144 खुद 36 से डिविजिबल है, देखिए 144 36 से डिविजिबल है कि नहीं, 4 टाइम्स करिए, 36 टाइम्स 4 करेंगे तो 6 टाइम्स 4 24, हाथ में 2, 4 टाइम्स 3 12 प्लस 2 14, तो ये 144, मतलब 144 डिविजिबल है 36 से। तो इसका मतलब ये है कि अगर इस नंबर को आप 36 से डिवाइड करेंगे तो कम्प्लीटली डिविजिबल होगा, यानी कि रिमाइंडर कितना होना चाहिए 0। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए। अब इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे आप लिख लीजिए 18, ठीक है, ये ऊपर में इसको पूरा सॉल्व करते हैं, मान लीजिए 18 आ रहा है, अगर वो 9 से डिविजिबल है, 18 डिविजिबल है तो 18 3 से भी डिविजिबल होगा, ठीक है, 3 क्या है 9 डिविजिबल है 3 से, इसीलिए 18 डिविजिबल होगा 3 से। तो वैसे ही अगर ये जो पूरा नंबर दिया गया है, इफ़ दिस इज़ डिविजिबल बाई 144 एंड 144 इज़ डिविजिबल बाई 36,
तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो गिवन पूरा नंबर है इट इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 36। अरे बहुत सिंपल है, इसका भाई ये है और इसका भाई ये है, तो ये भी तो इसका भाई हुआ ना। तो वैसे ही अगर ये नंबर पूरा डिविजिबल है 144 से और 144 डिविजिबल है किससे, 36 से, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो नंबर है ये 36 से भी डिविजिबल है। तो कम्प्लीटली डिविजिबल होने के कारण इसका आंसर हो जाएगा रिमाइंडर इज 0, ऑप्शन ए। ठीक है, सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। इफ 3x प्लस 2y होल क्यूब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। इफ 3x प्लस 2y होल क्यूब प्लस 3x माइनस 2y होल क्यूब इज इक्वल टू, यहाँ पे कुछ वैल्यू दी गई है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। सो देख के यहाँ पे लग रहा है आपको कि ये a प्लस बी होल क्यूब प्लस a माइनस बी होल क्यूब है LHS में, यानी कि LHS में a की वैल्यू है 3x और b की वैल्यू है 2y। ठीक है, सो इसको LHS में हम ऐसे लिख सकते हैं a प्लस बी होल क्यूब प्लस a माइनस बी होल क्यूब, ये इस फॉर्म में है। हमें फॉर्मूला पता है a प्लस बी होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर्ड बी सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। इफ 3x प्लस 2y होल क्यूब प्लस 3x माइनस 2y होल क्यूब इज इक्वल टू 3kx 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। सो यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड में एक्सप्रेशन दिया गया है, अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो ये a प्लस बी होल क्यूब प्लस a माइनस बी होल क्यूब के फॉर्म में है, यानी कि a को आप ले सकते हैं 3x और b को ले सकते हैं 2y। ये फॉर्म कौन सा है, a प्लस बी होल क्यूब प्लस a माइनस बी होल क्यूब। ठीक है, अब फॉर्मूला रखते हैं, a प्लस बी होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये तो हो गया a प्लस बी होल क्यूब। अब प्लस a माइनस बी होल क्यूब, तो वो उसका फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर्ड बी प्लस 3ab स्क्वायर्ड। ठीक है, अगर फॉर्मूला आपको नहीं पता तो आगे प्रोसीड नहीं कर सकते, इसीलिए फॉर्मूला को याद रखिए। ये फॉर्मूला भी अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, और हो सके तो ये शॉर्टकट जो फॉर्मूला भी डिराइव होगा इसको भी लिख लीजिए, याद कर लीजिए। माइनस बी क्यूब प्लस बी क्यूब कट गया, प्लस 3a स्क्वायर्ड बी माइनस 3a स्क्वायर्ड बी कट गया। अब सिंप्लीफाई करने पे हमें मिलेगा a क्यूब प्लस a क्यूब हो जाएगा 2a क्यूब, और यहाँ पे 3ab स्क्वायर और 3ab स्क्वायर मिलके बन जाएगा 6ab स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से आप चाहें तो 2a को कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर में बचेगा a स्क्वायर्ड प्लस 3b स्क्वायर्ड। ठीक है, तो ये जो है एक फार्मूला बन गया है, आप चाहें तो एज अ फार्मूला इसको याद कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं, हमने LHS में लिया है, जो दिया है 3x प्लस 2y होल क्यूब प्लस 3y माइनस 2y 3x माइनस 2y होल क्यूब दिया था, इसको हमने इस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया था a और b के फॉर्म में। इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 2a टाइम्स a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर। तो अब हम सब्सटीट्यूट कर देते हैं कि दिस विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स a क्या है, देखिए 3x हमने माना है, ब्रैकेट a स्क्वायर्ड, तो 3x का होल स्क्वायर्ड विल बी 9x स्क्वायर्ड प्लस 3 टाइम्स b स्क्वायर्ड, b इज 2y, 2y का होल स्क्वायर्ड विल बी 4y स्क्वायर्ड। ठीक है, आगे देखते हैं, ये बाहर हो जाएगा 6x, ये हो जाएगा 9x स्क्वायर्ड, ये 4 टाइम्स 3 12, तो 12y स्क्वायर्ड हो जाएगा। अब इसमें देखेंगे तो 9 और 12 है तो 3 को और कॉमन लिया जा सकता है, सो 3 दोनों से बाहर निकल जाएगा, तो 6 टाइम्स 3 हो जाएगा 18x, और अंदर में 3 से डिवाइड करेंगे, सो 3 टाइम्स 3 होता है x स्क्वायर्ड प्लस 4y स्क्वायर्ड। तो देखिए इसको हम इस फॉर्म में सिंप्लीफाई कर सकते हैं फार्मूलाज की हेल्प से। अब इसको RHS से कंपेयर करिए, तो RHS में देखिए 3x स्क्वायर्ड प्लस 4y स्क्वायर्ड यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है, तो ये तो एग्जैक्टली मैच कर जा रहा है। तो वैसे ही सामने में क्या है 18x
तो यहाँ पे 3kx, सो 18x और 3kx जो होंगे वो भी इक्वल होंगे। 18x इज इक्वल टू 3kx, 3kx। तो x को तो हटा दीजिए आप, x का कोफिशिएंट कितना है, एक जगह 3k है और एक जगह 18 है, सो 3k इज इक्वल टू 18, सो k विल बी इक्वल टू 6, सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन 1, 6। ठीक है, तो इन फार्मूलाज को आप एकदम रट लीजिए, वरना फिर एग्जाम में बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। सो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। टू सर्कल्स टच ईच अदर एक्सटर्नली। सो दो सर्कल बना लेते हैं, ये पहला सर्कल हो गया और ये दूसरा सर्कल हो गया। ठीक है, ये इसका सेंटर, ये इसका सेंटर। चलो सेंटर्स को भी ज्वाइन कर देते हैं। इसका रेडियस है R1, इसका रेडियस है R2। हमको नहीं पता कि दोनों सेम है कि नहीं। ठीक, टू सर्कल्स टच एक्सटर्नली, यहाँ से द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ से ये डिस्टेंस कितना है, 14 सेंटीमीटर। इफ़ द रेडियस ऑफ वन सर्कल इज 8 सेंटीमीटर, तो ये बड़े वाले का रेडियस R2 कितना दिया है, 8 सेंटीमीटर। देन फाइंड द रेडियस ऑफ अदर सर्कल। तो बहुत सिंपल है, R1 प्लस R2 दिया है 14 और R2 की वैल्यू दी है 8, तो R1 प्लस 8 इक्वल टू 14, so R1 is 14 minus 8 हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। So the correct answer will be option 2, 6 centimeter. So let us see question number 19. So देखते हैं अब question number 19. In a proportion, the product of first and fourth term is 70 and that of second and third terms is 3.5y. Find the value of y. So पहले आप proportion समझ लीजिए कि अगर चार नंबर हैं A, B, C, D, तो A इज टू B और प्रोपोर्शनल है C इज टू D। तो इसका मतलब फर्स्ट नंबर ये है, सेकंड नंबर ये है, थर्ड नंबर ये है, फोर्थ नंबर A है। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं A बाई बी इज इक्वल टू C अपॉन D। ठीक है, ये ऐसा लिखा जा सकता है प्रोपोर्शनैलिटी में। तो यहाँ पे बोला फर्स्ट एंड फोर्थ का मल्टीप्लिकेशन है 70, तो फर्स्ट है A और फोर्थ नंबर है D, तो ये कितना दिया है 70। सेकंड एंड थर्ड, सेकंड है B और थर्ड है C, सो B इंटू सी दिया है 3.5y। ठीक है, तो हमें y की वैल्यू निकालनी है। देखिए हमारे पास रिलेशन है ये, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा AD इज इक्वल टू BC। AD दिया है 70 और BC दिया है 3.5y, तो y कितना हो जाएगा 70 अपॉन 3.5। डेसिमल को हटाइए, 700 हो गया, 700 डिवाइड बाई 35 करेंगे तो आ जाएगा 20। सो y की वैल्यू कितनी आ रही है 20, सो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक, सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। ये कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड है। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 3 years compounded annually at the rate of 10% per annum is 1324। तो देखिए 1324 क्या है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट है। ठीक है, ये इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट कितना है 1324 रुपीज़। ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट कितना है वो अननोन है, वही निकालना है, द सम इज। सो प्रिंसिपल को हम एज्यूम कर लेते हैं x रुपीज़। x रुपीज़ आपने किसी को दिया, कंपाउंड इंटरेस्ट ईयरली पे, टाइम ड्यूरेशन कितना है 3 years है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट आप लोगों ने डिसाइड किया 10% पर एनम। ठीक है, तो 3 साल के बाद जो पैसा आपको वापस मिलेगा उसको हम बोलते हैं अमाउंट, और अमाउंट का फॉर्मूला होता है P टाइम्स 1 प्लस R/100 टाइम्स टाइम। ठीक है, ये अमाउंट जो आपको मिलेगा इसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक तो आपका प्रिंसिपल वापस मिलेगा प्लस आपको जो इंटरेस्ट उस प्रिंसिपल पे लगा 10% के हिसाब से। तो टोटल अमाउंट विल बी सम ऑफ प्रिंसिपल मनी जो आपने उसको लैंड किया था, उधार दिया था, और इंटरेस्ट जो आपको 3 साल में सामने उस पैसे पे मिलेगा। सो अमाउंट होगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल टाइम्स 1 प्लस R/100 पावर T। अब हमें वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करना है,
तो P हमने x एज्यूम किया है, इंटरेस्ट दिया है 1324 आपको मिला है, फिर यहाँ पे x लिख देंगे 1 प्लस r कितना है 10, इधर है 100 और टाइम कितना है 3 ईयर्स। ठीक है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं x और x को ऐसे काट देते हैं, ऐसे नहीं काटना है भाई। ये x मल्टीप्लाइड विथ ये है, तो पहले इसको सॉल्व करके टोटल RHS में क्या आ रहा है वो निकालिए। तो RHS सॉल्व करते हैं, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो 10 टाइम्स 1 10 प्लस 1 11/10 आ जाएगा। तो यहाँ पे होगा x प्लस 1324 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 11/10 का क्यूब टाइम्स x। ठीक है, तो ऐसा भी लिखा जा सकता है, 11 का क्यूब कितना होता है 1331 अपॉन 10 का क्यूब होता है 1000 x माइनस x इज इक्वल टू 1324 लिखा जा सकता है। यहाँ से अब हम एलसीएम लेंगे तो नीचे इधर आ जाएगा LHS में 1000 और ऊपर 1331 माइनस 1000 यानी कि मिल जाएगा 331 x अपॉन 1000 इज इक्वल टू 1324। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या मिल जाएगी, इधर देखते हैं, x विल बी इक्वल टू 1324 टाइम्स 1000 डिवाइडेड बाई 331। अब 331 और 1324 ये 4 टाइम्स कैंसिल हो रहा है, 4 टाइम्स 1000 विल बी इक्वल टू 4000। ये क्या आई, x की वैल्यू आई, और x क्या हमने एज्यूम किया था, प्रिंसिपल अमाउंट, जितना पैसा आपने उधार दिया था। सो द सम विल बी ऑप्शन ए या ऑप्शन 1 4000 रुपीज़। सो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। डिम्पल इज ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर्स पर आवर ऑन अ हाईवे। तो डिम्पल की स्पीड कितनी है, डिम्पल की स्पीड है 90 किलोमीटर्स पर आवर। वाइल सचिन इज ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 108 किलोमीटर्स पर आवर। सचिन की स्पीड कितनी है 108 किलोमीटर्स पर आवर। व्हाट इज़ द डिफरेंस इन देयर स्पीड्स। सो डिफरेंस इन देयर स्पीड कितना हो जाएगा, 108 माइनस 90 कितना हो जाएगा 18 किलोमीटर्स पर आवर। लेकिन आगे देखिए बोलता है इन मीटर्स पर सेकेंड, हमको तो किलोमीटर पर आवर आया है। तो एक शॉर्टकट याद रखिए कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए जो भी किलोमीटर पर आवर में दिया गया है उसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, जो रिज़ल्ट आएगा वो हो जाएगा मीटर पर सेकंड में। सो 18 कैंसिल हो गया, आंसर हो गया 5 मीटर्स पर सेकंड। सो ऑप्शन 1 इज़ द करेक्ट आंसर। अगर आपको जानना है कि 5/18 कैसे आया तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ लॉजिक। सो ये था 18 किलोमीटर्स पर आवर था। सो 18 किलोमीटर को हम कन्वर्ट करते हैं मीटर में, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं। सो न्यूमरेटर में सारी चीज़ें अब हो गई मीटर में। आर में कितने सेकंड होते हैं 3600 सेकंड्स होते हैं। तो ये 2 ज़ीरो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और ये 2 5 हो जाएगा 2 18। तो देखिए ये टर्म क्या आ रहा है 5/18 आ रहा है। सो 18 टाइम्स 5/18 इसीलिए मैंने बोला था। तो सिंपली याद रखिए कि जब भी किलोमीटर पर आवर में दिया है और उसको मीटर पर सेकंड में बदलना है तो एक फैक्टर है 5/18, उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा मीटर पर सेकंड में। और अगर आपको ये फैक्टर 5/18 याद नहीं आ रहा है तो आप ये वाला टेक्निक लगा के इसको कन्वर्शन कर सकते हैं, बट इट विल टेक सम टाइम। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। वाओ, ट्रिग्नोमेट्री मेरा फेवरेट। सो कॉट थीटा प्लस cos थीटा अपॉन कॉट थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल टू k प्लस 1 अपॉन 1 माइनस k नॉट इक्वल टू 1 देन k इज इक्वल टू। सो देखिए यहाँ पे ना मुझे एक हिंट नज़र आ रहा है कि k प्लस 1 है और यहाँ पे 1 माइनस k है। सो अगर हम ये जो लेफ़्ट हैंड साइड में जो भी ये दिया गया है इसमें हम ऐसा कुछ करें जिससे कि ऊपर में और नीचे में 1 आ जाए किसी एक टर्म में। तो देखिए या तो मैं cos थीटा से सबको डिवाइड कर दूं तो 1 और यहाँ पे आ जाएगा। अगर न्यूमरेटर में या तो सबको cos थीटा से डिवाइड कर देता हूँ, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को, तो भी 1 आएगा। या फिर मैं चाहूँ तो सबको cot थीटा से डिवाइड कर देता हूँ। तो एक काम करता हूँ, मैं ना cot थीटा से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करता हूँ। सो cot थीटा अपॉन कॉट थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉट थीटा हो जाएगा न्यूमरेटर,
और यहाँ पे हो जाएगा कॉट थीटा अपॉन कॉट थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉट थीटा। ऐसा कर सकते हैं क्योंकि अगर जैसे मान लो 4/5 है तो अगर ऊपर मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ तो नीचे भी मुझे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो वैसे ही कॉट थीटा प्लस कॉस थीटा था तो उसको मैंने टोटल को कॉट थीटा से डिवाइड किया और बाद में सेपरेट भी कर दिया। तो वैसे ही नीचे भी कॉट थीटा माइनस कॉस थीटा था तो उसको मुझे कॉट थीटा से डिवाइड करना ही पड़ेगा। अब आगे देखते हैं, ये कॉट थीटा कैंसिल होकर हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा बाई कॉट थीटा डिवाइडेड बाई ये कैंसिल होकर 1 हो गया 1 माइनस कॉस थीटा बाई कॉट थीटा। तो एक काम करते हैं, कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कॉट थीटा को ऐसे लिख सकते हैं। कॉट थीटा क्या होता है? कॉट थीटा होता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। कॉस कॉस कैंसल, बचेगा क्या? साइन थीटा। तो ये पूरे की जगह पे मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस साइन थीटा और नीचे में 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब इसको कंपेयर करते हैं जो RHS में दिया है। RHS में है k+1 यानी कि +1 बाद में आना चाहिए। तो इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा +1 अपॉन 1 माइनस के, तो 1 माइनस साइन थीटा। तो यहाँ से आपको पता चल गया होगा कि के और कुछ नहीं, यही अपना साइन थीटा है। ठीक है, सो के इज इक्वल टू साइन थीटा इज द करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। X sells an article to Y at 12% loss and Y sells it to Z at 9% profit. If Z pays 21,582 rupees for it, then at what price was the article purchased by X? तो यहाँ पे 3 लोग हैं, एक है X, एक है Y और एक है Z। X ने कोई एक आर्टिकल खरीदा और उसको Y को बेच दिया और इस प्रोसेस में उसे 12% का लॉस हुआ। फिर Y ने X से ख़रीदने के बाद Z को बेच दिया और उसमें उसको 9% का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, अब आपको बताना है कि X ने कितने रुपए का वो सामान खरीदा था। सो लेट अस एज्यूम कि जो X के लिए जो प्राइस जो उसने पे करी सामान को ख़रीदने के लिए वो था 100x रुपीज़। 12% के लॉस पे वो Y को बेच दे रहा है। तो कितने में बेचेगा वो? उसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा 88x। ठीक है, क्योंकि 12% जो 100 का होगा, 100x का वो होगा 12x। सो 100x माइनस 12x करेंगे तो 88x में उसने उस सामान को बेच दिया 12% लॉस के साथ। अब y के लिए तो ये कॉस्ट प्राइस हो गया। y को कितने का मिला? 88x का। और y को कितना मिला? प्रॉफिट 9% का। तो y के लिए सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 88x मल्टीप्लाइड विथ 9% ऑफ 88x। ठीक है, 88x प्लस 9% ऑफ 88x। तो इसको हम लिख सकते हैं 1.09। डायरेक्टली 1.09 कर लेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो होगी सेलिंग प्राइस बाई वाई। सो 88 इसको ऐसे लिख देते हैं इंटू 1.09x, इसको एज इट इज़ रख देते हैं। ये क्या है? सेलिंग प्राइस। इतने प्राइस पे उसने Z को वो सामान बेचा। इसमें लिखा इफ़ Z पेज 21,582 रुपीज़ फॉर इट। इसका मतलब है कि जितना सेलिंग प्राइस Y के द्वारा फिक्स किया जाएगा उतना रुपए ही तो Z को देना पड़ेगा। सो 88 मल्टीप्लाइड विथ 1.09x विल बी इक्वल टू 21,582। यहाँ से हमें x निकालना है। सो x विल बी 21,582 डिवाइडेड बाई 88 टाइम्स 1.09। तो सबसे पहले हम डेसिमल को हटाते हैं यहाँ से, तो ऊपर मल्टीप्लाइड विथ 100 आ जाएगा। अब थोड़ा सा इसमें काटा कुटी करेंगे, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 44, फिर 2 1 ज़ा 2, फिर 0 आ जाएगा, फिर 7 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 1 10 10,791 हो जाएगा। उसके बाद देखें तो यहाँ पे 109 और ये 99 टाइम्स में कटेगा। ठीक है, ये आपको परमुटेशन कॉमन थोड़ा सा काट पीट के देखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे मैं मान रहा हूँ 109 मतलब 100 के करीब है और ये 10,000 के करीब है। ठीक है, ये 100 है और ये 10,000 है। सो 100
मल्टीप्लाइड विथ 10 करेंगे तो 1000, मल्टीप्लाइड विथ अनदर 10 करेंगे तो कितना होगा 10,000। तो ऐसे आप दिमाग लगा के ले सकते हैं। तो 99 टाइम्स कटेगा, लास्ट डिजिट है 9 और इसका लास्ट डिजिट है 9, 9 टाइम्स 9 81, लास्ट डिजिट कितना आ रहा है 1। तो ऐसे आपको चेक करना पड़ेगा किससे कटेगा, ठीक है। तो ये 99/44 है। अब इसको 11 से काटते हैं, तो 11 9 टाइम्स, 11 4 टाइम्स, ठीक। फिर ये 4 25 टाइम्स होता है 100, तो क्या बचेगा 9 टाइम्स 25। तो x की वैल्यू आ जाएगी 9 टाइम्स 25 होता है 225, ठीक। x की वैल्यू कितनी आ गई 225। अब आपसे पूछा क्या है, एट व्हाट प्राइस द आर्टिकल वॉज परचेज्ड बाय x। तो उसने कितने का खरीदा था 100 टाइम्स x, यानी कि x 225 है। तो 225 मल्टीप्लाइड विथ 100, सो आंसर हो जाएगा 22500, यानी कि 22,500 रुपये में एक्स ने वो आर्टिकल खरीदा था। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन 1। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। अ सॉलिड क्यूब हैविंग अ वॉल्यूम 46656 सेंटीमीटर क्यूब is cut into 27 cubes of equal volume. The surface area of smaller cubes is। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास एक बड़ा सा क्यूब था, ठीक, एक बड़ा सा ऐसा क्यूब था, उसका साइड हम मानते हैं ए, उसकी लेंथ विड्थ और हाइट सब कितनी थी ए। तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा ए क्यूब विच इज़ इक्वल टू 46656, ठीक है। अब इसको 27 क्यूब्स में तोड़ा गया, ठीक है। अब कैसे किया गया वो छोड़िए, मेल्ट किया गया कि क्या किया गया, और सारे क्यूब्स का वॉल्यूम इक्वल है, तो इसको ऐसे छोटे क्यूब्स में तोड़ा गया। तो छोटे क्यूब का लेंथ विड्थ और हाइट ये कितना हम मान लेते हैं b। तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा एक का b क्यूब। ऐसे टोटल कितने क्यूब्स बने 27। सो 27 b क्यूब इसी वॉल्यूम से तो आया है, इसका मतलब इसको हम इक्वेट कर सकते हैं 27 b क्यूब से। तो यहाँ से हमें b क्यूब की वैल्यू मिल जाएगी 46656 डिवाइडेड बाई 27, और इसको अगर हम डिवाइड करते हैं सो हमें मिल जाएगा 1728, 1728। इसको डिवाइड करने पे हमें 1728 मिल जाएगा। सो b की वैल्यू मिल जाएगी क्यूब रूट ऑफ 1728, क्यूब रूट ऑफ 1728 जो कि होता है 12, ठीक, 12 सेंटीमीटर। तो ये जो छोटा क्यूब आया है इसका जो साइड लेंथ है वो है 12 सेंटीमीटर। अब पूछा है कि स्मॉलर क्यूब का सरफेस एरिया क्या होता है, तो सरफेस एरिया होता है 6 टाइम्स साइड का स्क्वायर, तो हो जाएगा b स्क्वायर। तो 6 टाइम्स 12 का स्क्वायर, तो 6 टाइम्स 12 का स्क्वायर 144, तो 6 टाइम्स 144 इज 864, यूनिट क्या होगी सेंटीमीटर स्क्वायर। So the correct answer will be option 1, 864। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। If x plus 2y equals 19 and x cube plus 8y cube is equal to 361, then xy is equal to what? So यहाँ से अगर आप बैटरी लो, सो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 जो कि लास्ट क्वेश्चन है। इफ x प्लस 2y इक्वल्स 19 एंड x क्यूब प्लस 8y क्यूब इज इक्वल टू 361 देन xy इज इक्वल टू व्हाट। सो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें ये जो दो इंफॉर्मेशन आपको दी गई है, सो x है तो यहाँ x क्यूब है, यहाँ पे 2y है तो 2y का होल क्यूब यानी कि 8y क्यूब है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ना रफली ये समझ सकते हैं कि कुछ क्यूब वाला कुछ लफड़ा है। हमको पता है कि a प्लस बी होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab टाइम्स a प्लस बी। अच्छा, इसी को कुछ बुक्स में ऐसे भी लिखा रहता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। इसको एक्सपेंड कर दो तो हमें जैसी ज़रूरत वैसा हम फार्मूला बना लेंगे।
तो अभी हम ना ये सेकंड पार्ट वाला फार्मूला इसको अभी हम नहीं यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, हम इसको इस्तेमाल करेंगे यहाँ तक। सो ए की जगह पे हम लिख देते हैं x और b की जगह पे रख देते हैं 2y। सो x प्लस 2y होल क्यूब विल बी a का क्यूब यानी x क्यूब प्लस b का क्यूब यानी कि 2y का होल क्यूब जो कि हो जाएगा 8y क्यूब प्लस 3 टाइम्स a b। सो a है x, b है 2y, सो 3 टाइम्स 2 हो जाएगा 6, फिर xy ब्रैकेट में a प्लस b यानी कि x प्लस 2y ये हो जाएगा। x प्लस 2y का होल क्यूब की मैं अभी जो है एक्सप्रेशन निकाल रहा हूँ। सो दिस इज़ इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पे क्यूब करता हूँ तो यहाँ पे 19 का क्यूब भी करना होगा, इज़ इक्वल टू 19 का क्यूब हो जाएगा। यहाँ से देखिए ये एक इक्वेशन हो गया। और यहाँ पर भी अगर आप देखें तो आपको गिवन वैल्यू है x क्यूब प्लस 8y क्यूब इज़ 361, तो x क्यूब प्लस 8y क्यूब की जगह पे आप डाल देंगे 361, ठीक है। चलिए पुट कर देते हैं वैल्यू को। सो इसकी जगह पे हम डालेंगे 361 प्लस 6 टाइम्स xy और x प्लस 2y क्वेश्चन में दिया है 19 टाइम्स 19 इज इक्वल टू 19 का क्यूब। सो 19 का क्यूब आपको 19 टाइम्स 19 टाइम्स 19 करके मल्टीप्लाई करके निकालना होगा। सो वो आएगा 6859, मैंने निकाल के रख लिया था, तो ये हो जाएगा 6859। अब देखिए 361 को उधर भेजना पड़ेगा आपको और 19 टाइम्स 6 को एज इट इज़ रखिए, 6 टाइम्स 19 xy इज इक्वल टू 6859 माइनस 361। तो यहाँ पे माइनस 361 करेंगे तो RHS में हो जाएगा 6498, LHS में 6 इंटू 19 xy। तो xy की वैल्यू हमें निकालनी है, वो हो जाएगी 6498 डिवाइडेड बाई 6 टाइम्स 19। देखिए यहाँ पे 6 टाइम्स 19 अगर आप मल्टीप्लाई कर लेते पहले तो आपका टाइम जाता, ठीक है। तो इसीलिए मल्टीप्लाई मत करिए, जहाँ ज़रूरत हो वहीं पे केवल मल्टीप्लाई करिए। अब इसका डिवीज़न करना है। अब आप इसको डिवीज़न जब करेंगे तो आपको फाइनली आंसर मिल जाएगा 57, ठीक है। मैंने डिवीज़न कर लिया अभी, तो इसका आंसर हो जाएगा 57। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन 3। आई होप आपको मेरा एफ़र्ट अच्छा लग रहा होगा और आप एंजॉय कर रहे होंगे। मेरा एम सिर्फ इतना है कि आप समझ सकें कि किन किन टॉपिक्स से किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। आप फार्मूला शीट बनाइए, एग्ज़ाम से पहले उसको देख के जाइए। अगस्त में आपका एग्ज़ाम है तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। अगर आपको मेरा एफ़र्ट पसंद आया तो आप इसको प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू।